Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहिन कुमार है और इस बार के यूपीएससी रिजल्ट्स में मैंने ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल की है। बेसिकली मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ से किया है, जिसमें मैंने एमए ज्योग्राफी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसेंटली पास आउट किया था। ये मेरा यूपीएससी में 5वां प्रयास था। इससे पहले मैं 2023 में भी यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं, जिसमें मैं फाइनल स्टेज तक पहुंचा था और फाइनल कट ऑफ मिस कर गया था। और इस बार 2025 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल की है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था, फोर्थ अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। तो इस चीज़ के चलते मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो इसमें मेरी लर्निंग्स दोनों साइड की रही हैं, जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और जब मैंने नहीं क्वालिफाई किया। तो उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या वीकनेस थी, उन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपने 5 प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में थोड़ा सा मैं मेंस को लेके ज़्यादा फोकस था। इस वजह से प्रीलिम्स वाला पार्ट मैं लार्जली इग्नोर करता गया। उसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि मैं जीएस का कट ऑफ करीब 1-1.5 मार्क से मिस किया और सीसेट मेरा करीब 10 नंबर से रहा था। अगले साल फिर मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ प्रीलिम्स को लेके कि यार अगर आप प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो मेंस विल नॉट मेक मच ऑफ अ सेंस। तो अगले साल मैंने फिर से किया। इस बार मेरा जीएस क्वालिफाई हो गया लेकिन सी सेट रह गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इग्नोरेंट था उस चीज़ को लेके कि सी सेट वाला पोर्शन तो अपने आप हो ही जाएगा। मतलब कुछ PYQs हमने लगाए, उसकी वजह से एक फॉल्स होप दिमाग में आई कि यार हो जाएगा क्लियर, बट इट डिड नॉट हैपन। रियल एग्जामिनेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो जब तक आप अपने आप को उन चैलेंजेस के प्रति प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब आप अपने माइंड को उस तरीके से कंडीशन नहीं करेंगे, देन आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा फिर से प्री वाला स्टेज क्वालिफाई हुआ, क्योंकि इस बार मैंने सारी चीज़ों को बड़ी अच्छे से स्टडी किया। प्री वाले स्टेज की क्या डिमांड्स होती हैं एग्जामिनेशन में, दोनों पेपर्स में, उनको बहुत अच्छे से समझा। एंड उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प लीजिए। एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप उठाइए, उनकी एक थीम बेस्ड स्टडी आप कीजिए। उनमें देखिए कि कौन कौन से मेजर एरियाज हैं हर सब्जेक्ट से, कौन कौन से वो थीम्स हैं जिन पे आप अच्छे से फोकस करके यू कैन प्लान योर स्ट्रैटेजी। आप अपने रिवीजन को प्लान कर सकते हैं, सो दैट इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज आप परफॉर्म भी अच्छा कर पाएंगे। अगले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था थर्ड में, उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से मेरे साथ सेम इशू हुआ कि मैं प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया। उसमें कुछ मेरी साइड से कुछ इश्यूज रहे, जैसे कि मैं थोड़ी ओवर थिंकिंग कर गया, कुछ चीज़ों को लेके और कॉन्फिडेंट भी हो गया था कि मैं अब तो प्री क्वालिफाई कर ही सकता हूँ। तो डिस्पाइट आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्या चीज़ें क्लियर करी हैं, आप कितनी बार प्री को मास्टर कर चुके हैं, आपने कैसी स्टडी कर चुकी है, बट अगर आप हर अटेम्प्ट के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी नहीं रखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को बार बार से आप शार्प नहीं करेंगे, तो आपके लिए उसमें इश्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आप किस भी अटेम्प्ट में हो, आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने प्री वाले स्टेज को डिवोट करने चाहिए, जिसमें आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और एक ओवरऑल प्रिपरेशन के साथ आप उसमें आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बिगनर्स जब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपीएससी जर्नी को, तो क्या वो मिस्टेक्स हैं जो इनिशियली हम लोग कमिट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हमको इनिशियल अटेम्प्ट्स में होने लग जाती हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ, मैं अपनी मिस्टेक्स आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसमें ये रहा कि मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा फोकस करने लग गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं मंथली मैगजीन्स पढ़े जा रहा हूँ, अलग अलग सोर्सेज से पढ़े जा रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक जनरली हम लोग करते हैं कि सोर्सेज को काफ़ी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसकी वजह से इशू ये आता है कि लास्ट में जब हमें रिविजन करना होता है तो उस वाले पार्ट पे हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। And it is said that कि something you that cannot revise is something that you will not be able to use in the examination। तो वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक रही कि ओवर फोकस ऑन द करंट अफेयर्स और उसको भी आप रिवाइज नहीं कर पाए। तो प्लीज़ डू फोकस ऑन योर स्टैटिक पार्ट इनिशियली, आप इनिशियल अटेम्प्ट्स में। दूसरी जो बड़ी मिस्टेक इनिशियल में हम करते हैं वो पेपर अटेम्प्टिंग हो गई,
जो मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं उन पे काफ़ी हम लोगों का फोकस रहता है। तो उसमें भी हम लोग मॉक पे मॉक अटेम्प्ट करे जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि आप 40 मॉक अटेम्प्ट कीजिए, किसी ने बोल दिया कि आप 50 मॉक अटेम्प्ट कीजिए। अब उस चीज़ के चलते क्या होता है, हम पेपर तो 40-50 अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो यूटिलिटी होनी चाहिए थी उन मॉक पेपर्स की, उस चीज़ तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। वो गलतियां हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम बार बार अटेम्प्ट करते जाते हैं। एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए, दैट आई विल टेल यू। तो जैसे ही आप एक पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं, प्लीज़ कम बैक होम, उसका एनालिसिस लीजिए और क्या मिस्टेक्स आपने उस पूरे पेपर में करी हैं वो उसी पेपर में वहीं के वहीं लिख लीजिए। जब आप 5 से 10 पेपर अटेम्प्ट करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि देयर इज अ सर्टेन पैटर्न विद इन योर मिस्टेक्स एज वेल। तो जब आप उन गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे बार बार करके, देन यू विल हैव समथिंग कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। अब वो एक ग्रेडेड स्ट्रेटजी आपकी रहेगी कि आपको बाकी के पेपर्स में जब आप अटेम्प्ट करने जाएंगे तो क्या चीज़ें, जनरली 2-4 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। या तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम कोई मिस्टेक होती है, या कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके हमें नहीं होती है। कई बार हम मार्किंग के टाइम भी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे रिविजिट कर लिया क्वेश्चन को, हमने एक आंसर डिराइव कर लिया था आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हमें लगता है ओवर थिंकिंग करके कि यार यूपीएससी ऐसा क्यों पूछेगा हमसे, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछेगा, तो उसमें जाके हम लोग गलती कर देते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं तो देर इज ए हाई लाइकलीहुड कि हम उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो प्लीज डू नॉट डू दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स। हैव फेथ इन योर गट फीलिंग। क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में जो पहला आंसर आता है, जो गट फीलिंग है, आपका इंट्यूशन जिस तरफ आपको ड्राइव कर रहा है, प्लीज गो आफ्टर दैट। क्योंकि जो गट फीलिंग आपको उस समय आ रही है वो एकदम रैंडम नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ड वर्क, जो आपने पूरे 1 साल बैठ के पूरी प्रिपरेशन करी है, उसकी वजह से ही आप उस क्वेश्चन की तरफ इंक्लाइन हो रहे हो। तो प्लीज गो आफ्टर दैट। हो सकता है 1-2 बार 10 में से अगर 2 क्वेश्चन में वो गलती भी हो जा रही है, तो आप वहां से 7-8 क्वेश्चन में तो पक्का आपकी इंट्यूशन काम ही कर जाएगा। सो प्लीज रिलाई ऑन दैट पार्ट। ओके, एक रहता है कि इनिशियल अटेम्प्ट्स में हम लोग पीवाईक्यूज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। चारों तरफ इतना मॉक टेस्ट का इतना रहता है, हर कोई इस कोचिंग का उस कोचिंग का मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम भी उसमें कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं और उस चीज़ के चलते हम लोग पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं कर पाते। अब पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं कर पाते तो उससे 2-3 नुकसान हम लोगों को होते हैं। एक तो जो रियल डिमांड है यूपीएससी के क्वेश्चंस की, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते और फालतू में अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहते हैं। जब आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे प्रीलिम्स में, तो आप ये चीज़ पाएंगे कि देयर इज ए पैटर्न विद इन द क्वेश्चंस, देयर आर सर्टेन थीम्स विच आर बीइंग रिपीटेड एवरी ईयर। तो आप उन थीम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, आप उन पे बार बार स्टडी कीजिए, अपना जो मटेरियल है उसको उसी थीम्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए। एक वो चीज़ होगी। दूसरा ये होता है कि यूपीएससी की एक लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस पूछने की, उसमें हम देखते हैं कि कई बार वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को गलत करते हैं, कभी कभी मिनिस्ट्रीज को गलत करते हैं, कभी कभी जो डेटाज वो लोग अपने स्टेटमेंट हमें देते हैं वो जनरली गलत हो जाते हैं। तो ये जो न्यूआंसेस होते हैं पेपर में, ये आप तभी रियलाइज कर पाएंगे जब आप पीवाईक्यूज की एक डीप स्टडी करेंगे। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो यू हैव अराउंड 50 days ओनली लेफ्ट इनटू द एग्जामिनेशन, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप मॉर्निंग में बैठ के उस चीज़ को थोड़ा सा पीवाईक्यूज को देखेंगे तो उस लैंग्वेज का आपको एक नेक आएगा एंड दैट विल हेल्प यू इन द रियल एग्जामिनेशन। एक अगली जो बड़ी मिस्टेक रहती है कि हम लोग एकेडमिक्स पे तो काफ़ी फोकस करते रहते हैं, हम लोग ये सोर्स वो सोर्स सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंडसेट वाला एक पार्ट होता है जो एग्जामिनेशन में मुझे लगता है काफ़ी क्रूशियल है, उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और उसकी वजह से जब हम रियल एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जब इतना प्रेशर होता है, इतनी एंग्जाइटी होती है लास्ट तक आते आते, तो उस चीज़ को हम डील नहीं कर पाते और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हम लोगों को हो जाता है। तो उस चीज़ को हम कैसे डील कर सकते हैं? तो ओवर अ पीरियड ऑफ अटेम्प्ट्स मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप उन कंडीशंस को अगर सिमुलेट कर लें, वो सिमिलर कंडीशंस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लें अपने रूम पे, अपने घर पे बैठ के, देन दैट विल हेल्प यू। अब वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। मॉर्निंग में जैसे अगले 50 दिन बचे हैं तो प्लीज़ ट्राई कि आप मॉर्निंग में एक अच्छा शेड्यूल रखें। एटलीस्ट आप 6:30-7 बजे उठ जा रहे हैं, हैव ए हेल्दी ब्रेकफास्ट और कुछ आपका जो भी इनिशियल रिवीजन का प्लान होगा आप उस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 9:30 होता है, प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, 1 या 1.5 घंटे के लिए आप पेपर लेके बैठ रहे हैं एंड दैट इज़ पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज को लेके बैठिए, उनकी लैंग्वेज को समझिए। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को कंडीशन कर लेंगे
और जब आप अगले 40-50 दिन तक ये सेम चीज कर रहे हैं कि आप 9:30 बजे बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कंडीशन हो जाएगा, वो एक प्रॉपर मोड में आ जाएगा। उस समय क्वेश्चन एक मसल मेमोरी बन जाती है लास्ट तक जाते जाते। तो जब आप रियल एग्जामिनेशन में जाएंगे और 9:30 बजे जब आपको पेपर मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी भी नहीं होगी, एंड यू विल हैव समथिंग टू स्टार्ट विद, बिकॉज आपका बार बार ये पेपर सोल्व करने से आपकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगी। अब एक जो गलती रहती है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं रियल एग्जामिनेशन में, तो एक दिक्कत आती है कि शुरुआत में जैसे अगर 5-10 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो एक एंग्जाइटी सी आ जाती है कि यार पूरा पेपर ही खराब हो गया, 10 क्वेश्चन निकल गए, मैं तो एक ही क्वेश्चन मार्क कर पाया हूँ, इससे ज़्यादा कर लेता, मॉक पेपर्स में तो मैं ज़्यादा कर पा रहा था। तो ऐसी तमाम सेल्फ डाउट्स आपको रियल एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हैव फेथ, आप इतनी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, इतना हार्डवर्क आप लोगों ने किया है, तो उस चीज़ पे फेथ रखिए और एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन तक आप पैनिक मत कीजिए। आपका जो पहला राउंड रहेगा वो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत के 20-30 क्वेश्चन है, आप उसमें प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। मेरे खुद के साथ ये चीज़ हुई थी जब 2023 का पेपर दिया था, उस टाइम काफ़ी टफ पेपर आया था जीएस प्रीलिम्स का, तब भी और 2025 में भी, कि इनिशियल के जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं, हम उनको थोड़ा सा दिमाग में एक इनर्शिया रहता है किसी भी ऑप्शन को मार्क करने का, तो एक नेचुरल रेजिस्टेंस आता है आपके दिमाग में कि आप मार्क न करें। तो आप प्लीज़ उस चीज़ से एंग्शियस मत होइए और आप कोशिश कीजिए कि आप पूरे पेपर को एटलीस्ट शुरुआत के 1 घंटे में पढ़ लें, तो उसमें आप 20-30 क्वेश्चन तो पक्का मार्क कर जाएंगे, जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज से पूछे जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये आपका पहला राउंड रहेगा। सेकेंड राउंड में आप कोशिश कीजिए कि जिन क्वेश्चंस को आपने छोड़ा था फर्स्ट राउंड में, आप उनमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट जो 50% आपको इस स्टेज पे रिस्क लेना पड़ेगा। देयर विल बी क्वेश्चंस जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेके गेस वर्क भी करना पड़ेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट जिसमें 2 ऑप्शन या आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, 3 ऑप्शन कर पा रहे हो, 3 कर पा रहे हो तो आपको आंसर आ ही गया, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो प्लीज गो आफ्टर दैट क्वेश्चन। इस चीज में मत रहिए कि मुझे अगर नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन में मैं फंस जा रहा हूं तो मैं इस चीज को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। प्लीज गो आफ्टर दैट एंड डू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। थर्ड राउंड में अगर आपको 2-4 क्वेश्चन में एकदम वाइल्ड गेसेस करने हैं, दो आई डू नॉट जनरली सजेस्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस काफी कम हुए हैं, तो आप लास्ट के तीसरे राउंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू। सो वी वर टॉकिंग कि किस तरीके से हमको वाइल्ड गेसेस से बचना है। अब इसमें ये रहता है कि यार ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में कैसे आएंगी, तो वो इसी बात से आएंगी कि आपने जब आप अपने प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हैं, जब आप PYQs को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी है या नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे इनिशियल जो पहला अटेम्प्ट था उसमें बहुत सारी पढ़ाई करी थी, खूब सारे सोर्सेज को पढ़ा था, रिवीजन भी किया था, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी पेपर अटेम्प्ट करने की। उस वजह से क्या हुआ, जब रियल एग्जामिनेशन में गए और एग्जाम हॉल में जाके हम बैठे, तो 2 घंटे कैसे चले गए पता भी नहीं लगा, एकदम से हवा हो गए। और उसमें शुरुआत में ये हुआ कि जब 20-30 क्वेश्चन हुए, 1 घंटा बीत गया, तो ये लगा कि यार अब 1 घंटे में सारा पेपर कैसे होगा, तो एक पैनिक क्रिएट हुआ दिमाग में, और उसकी वजह से कुछ ऐसे वाइल्ड गेसेस किए जल्दबाजी में। OMR में भी 1-2 जगह गलती हो गई थी। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचिए अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में। आपके पास जो 50 दिन बचे हैं उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि प्लीज़ पिक एनी 5 फुल लेंथ पेपर्स, उसमें आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए और देखिए कि आप प्रॉपर 1, 2 या 3 राउंड की एक स्ट्रैटेजी बना के उस पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जनरली ये होता है, मेरे साथ भी हुआ, बाकी टॉपर्स के साथ भी होता है कि जो इनिशियल का 1 आवर होता है, जिसमें आपका फर्स्ट राउंड होता है, उसमें आप पेपर तो पूरा पढ़ लेते हो, लेकिन जो अटेम्प्ट होता है वो अराउंड 30, 35, 40 इतने ही क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज़ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पैनिक मत होइए। इट इज़ वेरी नेचुरल इन एन एग्जामिनेशन, क्योंकि आप पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं बैक ऑफ योर माइंड। तो प्लीज़ आप सेकेंड राउंड में उस चीज़ का ध्यान रखिए और आप उस चीज़ से आई थिंक यू कैन कम आउट विद अ बेटर माइंडसेट। अब रहेगा OMR फिलिंग का। तो जनरली मैं कैसे OMR फिल करता था प्रीलिम्स में, सबसे पहले जैसे ही फर्स्ट राउंड होता था अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स में, उसके बाद में मैं OMR लेके बैठता था और जो बबल्स होते थे उसमें छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए उसमें छोटे छोटे बबल्स बना देता था। मैं उस समय पूरे बबल्स फिल नहीं करता था। फिर इससे क्या होता है कि आपको 2-4 मिनट का आपके दिमाग को भी रेस्ट मिल जाएगा और आप उनको मार्क भी कर लेंगे, एक आइडिया लग जाएगा कि अराउंड मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। जब आप सेकेंड राउंड में आएंगे, आप में उसको गैस वर्क भी करना होगा, आप
आपको उसमें टेक्निक्स एंड ट्रिक्स भी जो जनरली हम लोग सीखते हैं वो भी लगाते हैं। फिर ये होता है कि सेकंड राउंड कंप्लीट होते होते मेरे साथ ये होता था कि मैं अराउंड 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही सेकंड राउंड कंप्लीट होता, विच वुड बी अराउंड 1 hour 45 to 47 48 मिनट, इस टाइम मेरा होता था। फिर मैं जल्दी से जो भी क्वेश्चंस मैंने सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किए हैं उन सब के छोटे बबल्स बनाता था और फिर सारे बबल्स फिल कर लेता था। तो ये करते करते अराउंड 1 hour 55 मिनट्स मुझे जनरली हो जाते थे। अब मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। थर्ड राउंड जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे अटेम्प्ट कम हुए तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अब उसको कैसे करेंगे? आपने पहले से ही उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ चुके होते हैं इनिशियल 1 या 2 राउंड में। तो अब आपको बस एक डिसीजन लेना होता है कि मुझे ये ऑप्शन पिक करना है नहीं करना है। तो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप जो मॉक पेपर्स में अटेम्प्ट कर रहे थे उससे अटेम्प्ट कम है, अगर उसके बराबर आ रहा है तो प्लीज़ उसके बाद वाइल्ड गेसेस मत कीजिए। जो स्ट्रैटेजी आप यहाँ प्रैक्टिस पेपर्स में इंप्लीमेंट करते थे प्लीज़ उसी को एग्जीक्यूट कीजिए, वहाँ पे कुछ अलग मत कीजिए। अगर आप यहाँ पे 80 या 85 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ मैक्सिमम आप 85, 87, 88 जा सकते हैं। प्लीज़ 95 अटेम्प्ट मत करना, यू विल कमिट मिस्टेक्स। और अगर आप 95 कर रहे हैं, आई वॉज अ पर्सन जो कि 95 या 95 प्लस क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता था क्योंकि मेरे नेगेटिव्स काफ़ी होते थे। और ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के दौरान ही पता लगाएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही। तो लास्ट के जो 5 से 7 मिनट होते थे मैं उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस में कई बार 1-2 वाइल्ड गेसेस भी करने होते थे तो वो मैं करता था, लेकिन वो एकदम से वाइल्ड नहीं होते थे। ऑलरेडी मैं उन क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ चुका था। इट वाज जस्ट कि आई हैव टू पिक एन ऑप्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जब मैं तीसरा राउंड अटेम्प्ट कर रहा होता था, जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन को किसी ऑप्शन को पिक किया उसके बाद मैं सीधा उसको ओएमआर ही फिल करता था। उसके बाद मैं वेट नहीं करता था कि मैं पहले सारा पेपर। तो जैसे ही आपने थर्ड राउंड में आपके पास लास्ट 5 मिनट है तो एक हल्का सा पैनिक रूम में क्रिएट होने लग जाता है। बच्चे जल्दी जल्दी पेपर्स को टर्न कर रहे होते हैं। इन्विजिलेटर्स भी आपको बोलते हैं कि प्लीज फिल योर ओएमआर। तो ऐसे स्टेज पे आपको पैनिक नहीं करना है एंड प्लीज ट्राई टू कंटेन योर नर्व्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं साथ का साथ उस ओएमआर को फिल करते जाइए। प्लीज डू नॉट कीप इट फॉर सम अदर टाइम, ठीक है। और दिस इज हाउ आई थिंक। और लास्ट में रिविजिट मत करना प्लीज क्वेश्चंस को। जब हम जल्दी से पेपर पलट रहे होते हैं तो दिमाग में अचानक आ जाता है कि अरे यार ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ दीजिए। हैव दैट फेथ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो फेथ है। आपको फेथ रखना होगा खुद पे, खुद की प्रिपरेशन पे, तभी वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे से काम करेंगी। एक क्रूशियल पॉइंट निकल के आता है कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी अटेम्प्ट्स बार बार कर रहे होते हैं, जैसे 3, 4, 5 अटेम्प्ट, मेरे साथ भी हुआ कि इनिशियल 3 अटेम्प्ट में तो एक जर्नी रही, उसके बाद एक शिफ्ट आया था थर्ड अटेम्प्ट में जाके जिसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया। उसके बाद वाला जो प्री था उसमें कुछ अलग प्रकार के चैलेंजेस मेरे सामने आए। जनरली हर साल स्टूडेंट्स को 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली डोंट मेक इट टू द फाइनलिस्ट। तो उन स्टूडेंट्स के सामने इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि वो अगले स्टेज में प्रीलिम्स को मिस आउट न करें। तो क्या वो चीज़ें रहती है, हम जब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं हम लोग, तो उसके बाद दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि यार प्री वाला स्टेज तो मैं अपने आप क्वालिफाई कर लूँगा, उसमें मुझे कोई इशू आने वाला नहीं है। सेम मिस्टेक मेरे साथ हुई। तो क्या हुआ, उसमें बेसिक सोर्सेज को भी हम लोग रिवाइज नहीं किया। उसमें जो पेपर्स हम लोग अटेम्प्ट करते थे उसमें भी जैसे जो मिस्टेक्स हम लोग इनिशियली करके उन पे काम करते थे, यहाँ पे इग्नोर करते गए कि चलो यार रियल एग्जामिनेशन में जाके देख लेंगे, अपने आप डील कर लेंगे। अब इस एग्जामिनेशन पे अपना होल्ड आ गया। बट यूपीएससी में जनरली ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी इस एग्जामिनेशन को मास्टर कर लें। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। हर साल हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू के बाद भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को नहीं क्वालिफाई करते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड सच ओवर कॉन्फिडेंस। अपने जो बेसिक सोर्सेज हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने जो बेस मटेरियल लिया है, प्लीज़ आप उसको रिवाइज करते रहिए। और एक बेसिक टेस्ट सीरीज़, इवन इफ आप बार बार प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी आप एक टेस्ट सीरीज़ रखिए। उसमें भी ये रखता है कि आप एक कॉम्बिनेशन रख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ का। जनरली 2 इंस्टीट्यूट्स का लोग एडवाइस करते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ रखिए। उससे क्या होता है कि एक सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस में आप नहीं फंसेंगे। और लास्ट में तो आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि लास्ट के 15-20 डेज में आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ के मॉक के पीछे मत जाइए प्लीज़। आप अगर आपको लगता है कि एक आधा प्रैक्टिस करना है तो वो आप चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप PYQs पे ही लास्ट में फोकस कीजिए, क्योंकि जो लैंग्वेज यूपीएससी के क्वेश्चंस की होती है वो जनरली हमें वो मार्केट में मिसिंग रहती है, ठीक है। तो प्लीज़ लास्ट में PYQs पे फोकस कीजिए। और जब इनिशियल में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट सीरीज़ रखिए। कहीं
एक टेस्ट सीरीज आप परचेज कर ले रहे हैं या आप एक मार्केट से ले रहे हैं, तो उससे एक डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस आएगा, उससे आपका क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का जो एक स्किल सेट होता है वो थोड़ा सा शार्प होगा। तो प्लीज ट्राई टू डू दैट। प्रीलिम्स वाले स्टेज में जैसे मेरी इनिशियल जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने उसमें कोई टेस्ट सीरीज नहीं करी थी, वो मेरी मिस्टेक भी थी, जिस वजह से मैं अपनी मिस्टेक्स को बार बार, जैसे एक शेड्यूल में जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें वो चीज़ें पता लगती हैं कि क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट से मैंने ये किया कि इनसाइट्स आईएएस की मैं टेस्ट सीरीज लेता था प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने इनसाइट्स आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी। विजन का मैं मार्केट से टेस्ट परचेज कर लेता था, और उसके अलावा जो ओपन जो टेस्ट सीरीज ओपन टेस्ट होते हैं आजकल तो काफ़ी होते हैं, स्कूल्स में भी जाके होते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू रजिस्टर। जैसे अनुभव भी है नेक्स्ट आईएएस का, और वाजीराम का भी होता है, और बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी होते हैं जो कि प्रॉपर सिमुलेशन आपको रियल एग्जामिनेशन कंडीशंस में कराते हैं। तो इनसाइट्स के टेस्ट में मैं बार बार उन टेस्ट को अटेम्प्ट करता था और देखता था कि कुछ गलतियां हैं जो मैं रिपीटेडली करे जा रहा हूँ, तो वो हम आपस में बैठ के डिस्कस करते थे। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट सीरीज मार्केट से भी ले सकते हैं। उस चीज़ को, उन मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, उन पेपर्स को घर पे अटेम्प्ट कीजिए। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब आप घर पे किसी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस समय आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का टाइमर कम लगा के चलिए, लाइक अराउंड 140-145 मिनट्स। उससे क्या होता है कि जो प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल वाला होता है वो आप अपने रूम पे भी थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीसेट पे, जो कि एक इग्नोर्ड एस्पेक्ट है पूरी प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है उसमें दो प्रकार की जनरली मिस्टेक्स होती हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स का बीटेक का बैकग्राउंड होते हैं, वो कुछ सेट ऑफ मिस्टेक्स करते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो काफ़ी सीसेट से मैथमेटिक्स से जिस कैटेगरी में मैं भी फॉल करता हूँ, हम लोग डरते थे मैथमेटिक्स सॉल्व करने से। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये रहेगा कि प्लीज़ डू नॉट इग्नोर सीसेट। इससे हम हर साल देखते हैं कि अच्छी प्रिपरेशन वाले बच्चे जिनका अच्छे से मेंस प्रिपेयर है, वो 1 नंबर 1.5 नंबर की वजह से और उनका एग्जामिनेशन मिस हो जाता है। पिछले 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सीसेट काफ़ी टफ भी आने लग गया है। यूपीएससी इनिशियली ये होता था कि आप केवल मैथमेटिक्स करके जाओ और आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाता था, तो इससे जो बीटेक वाले बच्चे थे उनको काफ़ी एडवांटेज मिलता था। लेकिन जो पैटर्न चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी एक पॉइंट के बाद में काफ़ी टफ क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो आप जैसे ही 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए दिक्कत होने लग जाती है। क्वेश्चंस या तो आपको टाइम ज़्यादा लेंगे, या आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपने 5 मिनट लगाया और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इन दिस केस आई वुड एडवाइस कि आप एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनाइए जिसमें एक मिक्सचर होगा, जो रीजनिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसका प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पिछले 10 साल के जितने भी पेपर्स रहे हैं सीसेट के, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप छांट लीजिए और उसमें से आप उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि यूपीएससी कैसे ऑप्शंस को पिक करता है, किस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, विच विल हेल्प यू। अब जो स्टूडेंट्स जिनको सीसेट से डर लगता है उनके लिए आई वुड एडवाइस कि प्लीज़ आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में। इसमें हम एक स्ट्रैटेजी जो ले सकते हैं कि एक पोर्शन हो गया मैथमेटिक्स वाला और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। तो अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो प्लीज़ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से कीजिए। पिछले 10 साल के पेपर्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, उनमें जितने आरसीज हैं उन सब के ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज कीजिए, विच विल हेल्प यू। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं 20+ क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही सही कर लेता था। अराउंड 26-27 आरसीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मैं 23-24 क्वेश्चन वहीं हो जाता था। तो अराउंड 50 का स्कोर मेरे यहीं से आ जाता था। उसके बाद बचता था कि अराउंड 20-25 का स्कोर मुझे लेके आना है, जो कि मैं मैथमेटिक्स के वही एरियाज पिक करता था जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो आप इस स्ट्रैटेजी से भी जा सकते हैं कि ऐसे 5-10 टॉपिक्स को आप डिफाइन कर लीजिए जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल हेल्प यू। एक मिस्टेक सीसेट में जनरली ये रहती है इनिशियली कि हम लोग टारगेट करते हैं कि मुझे किसी तरीके से 67 मार्क्स लाते हैं। प्लीज़ डू नॉट गो आफ्टर दिस। इससे एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम 67 की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे हम लोग टेस्ट में 67 ले आए, कभी 70 ले आते हैं, कभी 72-75 ले आते हैं। उससे हम लोग एक कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और वो कॉन्फिडेंस जनरली एग्जाम में थोड़ा सा शेक हो जाता है। तो आप जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ टारगेट आप 80+ मार्क्स का ही टारगेट करें, 80-85+ का ही टारगेट करें, तो कहीं जाके रियल एग्जाम में आपको 75-70 का स्कोर आप लोग लेके आएंगे। तो प्लीज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट कीजिए, कुछ ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि आपको मतलब 1-1.5 नंबर के चक्कर में आपका पूरा साल खराब हो। इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में जब मैं सीसेट को नहीं क्वालिफाई कर पा रहा था तो मेरे लिए एक वो
एक पेन पॉइंट बन गया था कि यार मेरी पूरी प्रिपरेशन केवल 2-4-5 नंबरों के चक्कर में मैं उस चीज़ को सही से चेक भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने IAS सेतु अमित गर्ग सर से क्लासेस लिया था। उसमें कुछ उनके थीम बेस्ड लेक्चर थे, लास्ट में 8 से 10 थीम बेस्ड लेक्चर थे। तो वो थीम बेस्ड लेक्चर मैंने किए, उनकी टेस्ट सीरीज भी थी साथ ही में, तो 8 से 10 टेस्ट आई थिंक उसमें थे। तो उसमें जब मैंने वो टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए तो मेरी एक स्ट्रैटेजी बन गई। तो वो स्ट्रैटेजी क्या बनी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनिशियल के 1 आवर में मैं केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करूंगा। जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होगा मैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को छोड़ दूंगा। जब मैं मैथमेटिक्स सोल्व कर रहा हूँ तो मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करूंगा जिन पे मैंने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है। 1 2 ये रहेगा कि आप जैसे ही आपको 30-40 सेकंड से ज्यादा लग रहा है उस क्वेश्चंस को समझने में भी, तो प्लीज लीव दैट क्वेश्चन, डू नॉट टेक इट ऑन योर ईगो कि मुझे ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। प्लीज लीव दैट थिंग। आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस रहते हैं मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से, जिसमें से आपको 20-25 क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा उससे। तो वो एक स्ट्रैटेजी मुझे जब मैंने पेपर सोल्व करे उसी चीज़ से निकल के आई थी। तो आप भी सिमिलर कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप जो भी सोर्सेज पढ़ रहे हैं प्लीज़ उनको ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए। 1 सोर्स फॉर वन सब्जेक्ट, मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सारे रिसोर्सेज होते थे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती थी, और 11th क्लास की जो NCERT है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की जो NCERTs है मैं उनको फोकस करता था। उसमें भी 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जो NCERT थी उस पर ध्यान देता था। साथ ही साथ GC लियोंग के भी कुछ चैप्टर्स, जैसे कि जो पार्ट बी वाले कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बायोम्स को अच्छे से डिस्कस किया गया है, इकोसिस्टम्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया जिससे ज्योग्राफी में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट रहेगा इकोनॉमिक्स का मैं वाजीराम के मेरे जो क्लास नोट्स थे उन्हीं को रेफर करता था, और उसके साथ साथ विवेक सिंह के जो 550 का जो क्वेश्चंस का सेट आता है उसको मैं अटेम्प्ट करता था। उससे क्या होता था कि कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स में, चाहे इन्फ्लेशन को लेके या और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, आप उन चीज़ों को डील कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बजट पे बेस्ड हैं, इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड हैं, तो आप वहाँ से उन एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। अगला रहेगा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए मेरे वाजीराम के जो क्लास नोट्स थे मैं उनको रेफर करता था। साथ ही साथ मैं जो PT आती है PT 365 उसको इसमें रेफर करता था। एनवायरनमेंट के लिए जो शंकर IAS की जो बुक आती है मैं उसी को बार बार रिपीटेडली पढ़ता था, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। साथ ही साथ मैं इसको इंटीग्रेट करता था किसी करंट अफेयर्स से, जैसे कि PT 365 हो गया। उसके बाद एक एरिया जो और इम्पोर्टेंट निकल के आता है वो मैपिंग वाला सेक्शन है। तो प्लीज़ उसके लिए आप जो एक ऑक्सफोर्ड एटलस आती है जो बेसिक एटलस है, आप उस चीज़ को रेफर कीजिए, दैट विल हेल्प यू। करंट अफेयर्स का एक ऐसा सेक्शन है जिससे हम लोग काफ़ी जगल करते हैं इनिशियल अटेम्प्ट से लेके लास्ट तक, कि वो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं पाता है कितना करंट अफेयर्स पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप जब PYQs को एनालाइज कर रहे हैं तो प्लीज़ उस समय ध्यान दीजिए कि किस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, और क्या नेचर है टॉपिक्स का जो करंट अफेयर्स में से पिक किया जाता है। जनरली हम लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक कंपाइलेशन उठा के उसको पूरा याद करने लग जाते हैं, लेकिन UPSC उन सारी चीज़ों को नहीं पिक करता है। आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक हो या अदर एरियाज हो, जिसमें ऐसे करंट इवेंट्स जिनका सोसाइटी पे या ह्यूमन लाइफ पे कोई अच्छा इंपैक्ट होता है, जनरली UPSC उसी थीम के अराउंड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो आप ऐसी एक थीम बेस्ड स्टडी कीजिए जिसमें आप जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिए, एंड प्लीज डू नॉट गो आफ्टर रीडिंग हैवी कंपाइलेशन, दैट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू यू। एक प्रीलिम्स के लास्ट का जो टाइम होता है, लास्ट के 40-50 दिन, उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो रिविजन होता है। उसमें करंट अफेयर्स का भी होता है, अपने स्टैटिक पार्ट का भी रिविजन होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं ये करता था, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम के अपने नोट्स थे, तो जैसे 1905 स्वदेशी मूवमेंट से लेके 1947 तक मैंने 4 पेजेस में सारी की सारी स्पेक्ट्रम के जितने भी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने उन सारी चीज़ों को लिख लिया था। तो ऐसे एरियाज जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, आप उनके एकदम शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एंड वो नोट्स का नेचर केवल इंडिकेटिव होगा। आप छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख रहे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटे छोटे डेटाज लिख ले रहे हैं, आप पूरे के पूरे जो राइटअप है उसको कॉपी मत कीजिए ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इन्हीं चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज़ रिवाइज योर स्टैटिक बहुत अच्छे से,
दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। इवन इन द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जनरली एक स्टैटिक का कंपोनेंट आ जाता है, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें स्टैटिक वाले पोर्शन की होगी तो हम करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस को भी विद द राइट स्किल सेट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस हम उस चीज़ को डील कर जाते हैं। एक हम लोग देखते हैं कि लास्ट के 40-50 दिन में टेलीग्राम पे काफ़ी पीडीएफ्स आने लग जाते हैं, जिनको देख के वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगती है। हमें लगता है कि यार इससे एक बार में सारा हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगले दिन किसी दूसरे चैनल पे आप एक सिमिलर पीडीएफ को देख पा रहे हैं, फिर कुछ मैराथन लेक्चर्स आने लग जाते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से। तो आप लास्ट के टाइम में प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचिए। आप जो रिसोर्सेज पूरे साल कवर करते आ रहे हैं, जो नोट्स आपने पूरे साल बनाई है, उन्हीं पे फेथ रखिए, क्योंकि हर साल जो रैंकर्स निकल रहे हैं उनकी सबसे जो स्ट्रैटेजी का एक क्रूशियल कंपोनेंट वो रहता है, वो यही है कि वो अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं, जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट गो आफ्टर रैंडम मटेरियल, रैंडम मैराथन वीडियोस। आपको उससे एक पैनिक ही क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे कि अपने पीयर ग्रुप में भी जनरली लोग ये एक्स चीज़ पढ़ रहे हैं, वाई चीज़ पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी फैंसी लगती हैं एट द आउटसेट, बट होता ये है कि उस चीज़ का आपको कोई रियल टाइम बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिटेंशन होता है वो जनरली इस टाइम तक हो जाता है। इसके बाद इट इज़ जस्ट कि हम उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं। वी आर रिपीटेडली अपने माइंड को बार बार वो चीज़ें रिवाइज करा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या होता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं है। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए रहती है वो एक माइंडसेट वाली चीज़ रहती है। हम लोग इस चीज़ को बहुत बार इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मेरे साथ 2023 में भी जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, और 2025 में भी, इन दोनों अटैम्प्ट्स को मैं जिन 3 अटैम्प्ट्स में नहीं क्वालिफाई किया उनके ऑपोजिट में रखूं तो जो एक सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर निकल के आता है वो माइंडसेट का होता है। बाकी अटैम्प्ट्स में जनरली हम लोग काफ़ी प्रिपेयर करके जाते हैं, तो दिमाग में एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी होती हैं, हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं कि यार किसी तरीके से पेपर निकलना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, ऐसे किसी कंटेंट को कंज्यूम मत कीजिए जो कि आपको थोड़ा इम्पल्सिव बनाए। अपने दिमाग को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखिए। उसमें मेडिटेशन की आप हेल्प ले सकते हैं, आप कोई फिजिकल वर्कआउट अगर करते हैं तो वो कर सकते हैं, या कोई अपनी हॉबी है उसके लिए आप करीब 1 घंटा निकाल सकते हैं इस टाइम पे भी, मुझे लगता है। अब जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो एक एंग्जाइटी वाला सा थोड़ा सा रहता है, तो उस टाइम क्या करें? मैं क्या करता था, या तो आई विल टेक अ डीप ब्रेथ, 1 or 2 डीप ब्रेथ, या फिर मैं एक छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पे लेके आता था। आई स्टिल रिमेंबर 2023 का पेपर जैसे ही ओपन किया तो पहले पेज पे काफ़ी टफ क्वेश्चंस, सेकंड पे भी, तो उस समय एक शिफ्ट आया था प्रीलिम्स वाले पेपर में कि ओनली 1 ओनली 2 वाले, आप सब लोगों को वो चीज़ पता होगी कि वैसे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए थे। तो 4-5 पेज हम लोगों ने फ्लिप किए, लास्ट तक वो क्वेश्चंस दिख रहे थे। तो दिमाग में उस समय हम लोग प्रिपेयर्ड भी थे और माइंडसेट इतना क्लियर था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस को एक पॉइंट के बियॉन्ड सेट नहीं करी थी, तो दिमाग में हल्की सी एक खुशी हुई कि यार ये क्या इन लोगों ने किया है। तो हल्का सा पेपर की तरफ स्माइल किया एंड आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द पेपर। और उसके बाद कैसे 2 घंटे निकले मतलब मुझे याद नहीं है। एंड इट वर्क सो वेल कि उस साल आई थिंक अराउंड 73 या 74 का कट ऑफ गया था, एंड आई स्कोर्ड 99 या 100 मार्क्स उस साल। तो आप प्लीज़ हैव दैट फेथ, अपनी प्रिपरेशन पे फेथ रखिए, दैट विल हेल्प यू। सो लास्ट में आई वुड से कि प्लीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने दिमाग को शांत रखिए, काम योर नर्व्स, नाउ इट इज़ मोर ऑफ अ गेम ऑफ योर नर्व्स। तो आप उनको काम कीजिए, और साथ ही साथ जो चीज़ें आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं उनको रिवाइज करते जाइए, एंड प्लीज़ डू नॉट हैव एन आयोटा डाउट इन योर माइंड। आप फेथ रखिए एंड इट विल वर्क फॉर यू। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।